मैं डॉक्टर आर के पुरोहित, आपका स्वागत है। आज हमारी चर्चा हम बहुमत से शुरू करते हैं। बहुमत कई प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है, विशेष करके भारत के संदर्भ में हम बहुमत का अर्थ लगाएंगे। एक है स्पष्ट बहुमत। स्पष्ट या निरपेक्ष बहुमत समानार्थी है। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी किसे कहते हैं? कुल सदस्य संख्या का आधा से एक ज्यादा, मतलब 51%। कुल सदस्य संख्या का आधा से एक ज्यादा, उसको कहते हैं स्पष्ट बहुमत या निरपेक्ष बहुमत। मंत्रिमंडल के निर्माण के लिए संबंधित राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत का मिलना लोकसभा में आवश्यक है। जब कभी भी लोकसभा या विधानसभाओं का निर्वाचन होता है, उसमें केंद्र में राष्ट्रपति और प्रांतों में राज्यपाल यह देखते हैं कि क्या किसी एक राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त हुआ है। तो यदि किसी भी एक राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत मिला तो उसके नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के पद पर और प्रांतों में राज्यपाल मुख्यमंत्री के पद पर नियुक्त करते हैं। इनके लिए राष्ट्रपति और राज्यपाल पूरी तरह से बाध्य हैं। इसका कोई विकल्प और नहीं है। उसे स्पष्ट या निरपेक्ष बहुमत कहते हैं। क्लियर मेजॉरिटी, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। अब देखें, भारत में विशेष प्रकार के बहुमत की चर्चा की गई। जब राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा पद से हटाए जाने का प्रस्ताव सदन में विचाराधीन हो, तो वह प्रस्ताव मतदान में कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। कुल सदस्य संख्या, यहां पर दो शब्द आते हैं। एक है कुल सदस्य संख्या, दूसरा है तत्कालीन सदस्य संख्या, और तीसरा है उपस्थित सदस्यों का बहुमत। देखिएगा, तीनों में अंतर है। क्या अंतर है? कुल सदस्य संख्या, इसके लिए अंग्रेजी में शब्द है टोटल मेंबरशिप। जैसे लोकसभा की कुल सदस्य संख्या 543 है, तो राष्ट्रपति का महाभियोग प्रस्ताव पारित तब होगा जब 543 का 2/3 बहुमत उस प्रस्ताव के पक्ष में मतदान करें। जितने सीट खाली हैं वो उसको गणना नहीं करेंगे। कुल सदस्य संख्या, मान लीजिए 543 सीट है, मान लीजिए 543 सीट है लोकसभा की, उसमें 3 सीटें खाली हैं, तो 540 सदस्य संख्या तत्कालीन कुल सदस्य संख्या हुई। कुल सदस्य संख्या 543, तत्कालीन सदस्य संख्या हुई 540, 3 सीट रिक्त है। तो 543 का 2/3 बहुमत जब उस महाभियोग प्रस्ताव के पक्ष में मिलेगा, तब जाकर के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पारित माना जाएगा। अब उपराष्ट्रपति को देखिएगा। उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का प्रस्ताव पारित तब होगा जब दोनों सदन अलग अलग तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित कर देंगे। तत्कालीन तत्कालीन समस्त सदस्य, मतलब जितने सीट अभी भरा हुआ है 540, 500 लोकसभा में 540 और राज्यसभा में 245 का आधा से एक अधिक। तत्काल 245 में कितने सीट, मान लीजिए 4-5 सीट खाली है, 240 सदस्य, 240 सीट अभी भरी हुई है, तो 240 का आधा 120, 120 से एक ज्यादा 121। ये उपराष्ट्रपति, और इसी प्रकार से स्पीकर। उपराष्ट्रपति का पदच्युति प्रस्ताव दोनों सदनों से पारित होना चाहिए और स्पीकर का पदच्युति प्रस्ताव केवल लोकसभा से पारित होना चाहिए, तब जाकर पारित माना जाता है। इसी प्रकार से आगे देखिए, न्यायाधीश, संशोधन पद्धति और बाह्य तथा आंतरिक आपात, इन तीनों के लिए एक ही प्रोसीजर है कि कुल सदस्य संख्या का बहुमत, कुल सदस्य संख्या 543 लोकसभा में, इसी प्रकार से राज्यसभा
तो जितनी कुल सदस्य संख्या उसका बहुमत तथा सदन में उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत चाहिए, तब जाकर के न्यायाधीशों के विरुद्ध नियंत्रक महालेखा परीक्षक के विरुद्ध प्रस्ताव पारित हो सकेगा, अन्यथा नहीं। इसी प्रकार से संशोधन प्रस्ताव के लिए भी इतना ही बहुमत चाहिए तथा बाह्य संकट अथवा आंतरिक संकट की घोषणा के लिए भी संसद के दोनों सदनों का इतना बहुमत चाहिए। कुल सदस्य संख्या का बहुमत तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। ये भारतीय संविधान के संदर्भ में बहुमत को हमने देखा। अब आगे देखिए गणपूर्ति। गणपूर्ति का मतलब यह है कि किसी सदन में कितने सदस्यों की उपस्थिति होने पर सदन की कार्यवाही वैध मानी जाएगी, उसे गणपूर्ति कहते हैं। मान लीजिए किसी सदन की सदस्य संख्या, जैसे लोकसभा की सदस्य संख्या 543 है, तो 543 में 5-10 लोगों को बुला लिया, आपने मीटिंग कर लिया, कोई प्रस्ताव पारित कर दिया, विधेयक पास कर दिया, ऐसा नहीं होगा। 543 का कितना प्रतिशत उपस्थित होना चाहिए? कम से कम 10%, मतलब 1/10 सदस्यों की उपस्थिति से ही सदन की गणपूर्ति होती है। ये 1/10 सदस्यों की गणपूर्ति का नियम लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, इन चारों संस्थाओं में, चारों सदनों में है। तो जैसे 543 का 1/10 मतलब 54 सदस्यों की उपस्थिति सदन की गणपूर्ति के लिए आवश्यक है। तो जब तक गणपूर्ति नहीं होगी तब तक सदन की कार्यवाही नहीं चल सकती। यदि चलती है तो उसे कोई भी चैलेंज कर सकता है स्पीकर के सामने। इसके बाद संसद बनाम संविधान की सर्वोच्चता। किसी भी प्रजातांत्रिक देश में और विशेष करके संघात्मक व्यवस्था वाले देशों में संविधान का सर्वोच्च होना आवश्यक है। जब तक संविधान सर्वोच्च नहीं होगा तब तक उस संघात्मक व्यवस्था का संचालन अच्छी तरह से नहीं हो पाएगा। तो प्रायः संघात्मक व्यवस्था वाले देशों में संविधान सर्वोच्च होता है, संसद सर्वोच्च नहीं होती। भारत में क्या स्थिति? भारत में 1976 के पहले संविधान सर्वोच्च माना जाता था, लेकिन 1976 के 42वें संशोधन में श्रीमती इंदिरा गांधी ने संविधान की सर्वोच्चता को समाप्त करके संसद की सर्वोच्चता के सिद्धांत को स्थापित किया। लेकिन जब जनता पार्टी की सरकार 1979 में आई तो उसने 44वां संशोधन करके उस 42वें संशोधन की व्यवस्था को समाप्त कर दिया और फिर से संविधान के सर्वोच्चता को स्थापित किया। तो जहां पर संविधान सर्वोच्च होता है वहां पर संसद के द्वारा बनाए गए कानूनों को न्यायपालिका अवैध घोषित कर देती है, अवैध घोषित कर सकती है। किसके अंतर्गत? न्यायिक पुनर्विलोकन के अंतर्गत। तो न्यायिक पुनर्विलोकन जिन कानूनों पर होता है, यदि सर्वोच्च न्यायालय यह देखता है कि संसद के द्वारा बनाया गया कोई कानून यदि संविधान के विपरीत हो तो सर्वोच्च न्यायालय उसे अवैध घोषित कर सकता है। इसे संविधान की सर्वोच्चता कहते हैं। लेकिन मान लीजिए संविधान के सर्वोच्चता को ही सर्वोच्च मान लिया जाए, अंतिम मान लिया जाए, तो चूंकि संविधान की व्याख्या, संविधान की विवेचना न्यायपालिका के द्वारा की जाती है, इसलिए पूरी संभावना यह बनती है कि न्यायाधीशों की मनमानी स्थापित न हो जाए, कि न्यायाधीशों की निरंकुशता स्थापित न हो जाए। इसलिए एक संतुलन बनाने की कोशिश की जाती है। वह संतुलन कैसे होता है? जैसे संसद ने कानून बनाया या संविधान में संशोधन किया, वह यदि संविधान के विपरीत है, भारत के संदर्भ में बेसिक स्ट्रक्चर संविधान के मूल ढांचे की विपरीत है, तो सर्वोच्च न्यायालय उसे अवैध घोषित कर देता है। मतलब संसद छोटी हो गई, नीचे हो गई, सर्वोच्च न्यायालय ऊपर हो गया, यह न्यायपालिका ऊपर हो गया। लेकिन मान लीजिए सर्वोच्च न्यायालय का ऐसा कोई निर्णय
जो देश की व्यवस्था को बुरी तरह से प्रभावित करने वाला हो, विपरीत रूप में प्रभावित करने वाला हो, तो संसद चाहे तो सर्वोच्च न्यायालय के उस निर्णय को संविधान में संशोधन करके या प्रस्ताव पारित करके अथवा कानून बना करके उस निर्णय को शून्य घोषित कर सकती है। तो बैलेंस बना रहता है। भारत में न्यायपालिका की निरंकुशता स्थापित नहीं हो पाती, लेकिन अमेरिका में स्थिति ठीक विपरीत है। क्यों? क्योंकि अमेरिका में संशोधन पद्धति दुनिया में सर्वाधिक कठिन मानी जाती है। तो यदि मान लीजिए वहां पर सर्वोच्च न्यायालय ने कोई निर्णय दे भी दिया तो प्रायः वह शून्य घोषित नहीं हो पाता, क्योंकि संविधान में संशोधन करना सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को बदलने के लिए आवश्यक है। तो अमेरिका में इसीलिए न्यायपालिका की निरंकुशता की स्थापना हो गई है। भारत में हम इस दोष से बचे हुए हैं। तो भारत में वर्तमान समय में संसद के कानून, संसद संविधान के संशोधन करके कुछ भी परिवर्तन कर सकती है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय को उस पर नियंत्रण यह है कि संसद कोई भी संशोधन करे भले ही, लेकिन वह मूल ढांचे को परिवर्तित नहीं कर सकती। मूल ढांचा प्रभावित नहीं होना चाहिए। मतलब संविधान में संशोधन करके आप संघात्मक व्यवस्था को बदल नहीं सकते, प्रजातांत्रिक व्यवस्था को बदल नहीं सकते, गणतांत्रिक व्यवस्था को बदल नहीं सकते, धर्मनिरपेक्षता को नहीं बदल सकते, कानून का समान संरक्षण नहीं बदल सकते, कानून का शासन नहीं बदल सकते। ये तमाम चीजें हैं इसके अंतर्गत, और भी बहुत सारी चीजें जो ये संसद पर नियंत्रण का काम करता है। अब थोड़ा सा चले अमेरिका की ओर। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में कुछ परंपराएं हैं, इसके लिए कुछ खास शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इस पर थोड़ा सा संक्षिप्त में चर्चा कर लें, क्योंकि ये संविधान से संबंधित है, इसलिए आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए। क्या है? सबसे पहला है लंगड़ा बत्तख अधिवेशन, लैम डक सेशन। पहले वहां पर चुनाव तो हर दिसंबर महीने में होते हैं, हर दूसरे साल दिसंबर महीने में चुनाव होते हैं। जैसे प्रतिनिधि सभा का चुनाव दिसंबर में हुआ, प्रतिनिधि सभा का गठन हो गया, लेकिन उसका अधिवेशन अगले साल 4 मार्च से शुरू होता था। दिसंबर में चुनाव हो गया, अगले साल 4 मार्च को उसका अधिवेशन शुरू होता था। इस बीच जो पुरानी प्रतिनिधि सभा होती थी, उसका कार्यकाल 3 मार्च तक है। शपथ ग्रहण की तिथि से किसी भी सदन की अवधि शुरू होती है। तो जो पुरानी प्रतिनिधि सभा चल रही है, उसका अंतिम कार्य दिवस 3 मार्च है। तो पुरानी प्रतिनिधि सभा, जिसके कई सदस्य हार गए हैं चुनाव में, नए सदस्य निर्वाचित हो गए हैं, वो पुरानी प्रतिनिधि सभा 3 मार्च के पहले अपना अधिवेशन बुला लेती थी और साल भर के लिए बजट पास करना, कानून बनाना, प्रस्ताव पास करना, ये तमाम काम काज वो साल भर के लिए कर देती थी। और जब नई प्रतिनिधि सभा 4 मार्च को आकर बैठती थी, तो उसके पास साल भर के लिए कोई काम ही नहीं बचता था। बस 8-10 दिन 15 दिन के अधिवेशन बुलाया, खत्म। क्योंकि पुरानी प्रतिनिधि सभा तो अपना सब काम कर चुके हैं साल भर के लिए। तो इसे लंगड़ा बत्तख अधिवेशन कहा गया। तो इस बुराई को दूर करने के लिए फिर यह तय किया गया कि दिसंबर में चुनाव होने के बाद 4 जनवरी को संसद के कांग्रेस के दोनों सदनों का अधिवेशन शुरू हो जाएगा। तो अब पुरानी प्रतिनिधि सभा के जो सदस्य बचे हुए हैं, वो 3 जनवरी को उनका कार्यकाल समाप्त हो गया। तो वो 2-4 दिन, 8 दिन, 15 दिन के अंतर्गत कोई नया काम नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से लैम डक सेशन की बुराइयों को दूर करने के लिए प्रतिनिधि सभा और सीनेट का अधिवेशन अब 3 जनवरी से या 4 जनवरी से शुरू होता है। तो अब लैम डक सेशन अब नहीं है, लेकिन पहले था। दूसरा है जेरी मैंडलिन। जेरी नाम का एक गवर्नर था एक राज्य में, चालाक था, और उसने क्या किया, चुनाव के पहले, मतलब कि आप जानते होंगे अमेरिका में निर्वाचन आयोग नहीं है,
और निर्वाचन कराना राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। तो स्वाभाविक है जिस दल का राज्यपाल बैठा हुआ है पद पर, वह अपने दल को फायदा पहुंचाने के लिए कुछ न कुछ गड़बड़ करेगा, क्योंकि राजनीति में तो सब कुछ जायज होता है। तो जेरी नाम का जो राज्यपाल था उसने क्या किया, पूरे राज्य की विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों का उसने सर्वे करवाया और उसने ये देखा कि कहां पर हमारे दल के प्रतिनिधि अधिक है, कहां पर हमारे दल के समर्थक कम है। और उसने इस प्रकार से निर्वाचन क्षेत्र का नया परिसीमन किया कि उसके जितने भी कैंडिडेट्स चुनाव में खड़े हो रहे थे उस दल के, उसमें से अधिकांश सदस्य थोड़े थोड़े मार्जिन से लेकर के जीत गए। थोड़े थोड़े मार्जिन से, लाखों की संख्या में नहीं, मुश्किल से 100, 150, 200, 400, 500 के मार्जिन में उसके मैक्सिमम मेंबर्स, उसके मैक्सिमम कैंडिडेट्स चुनाव में जीत गए। इसे जेरी मेंडरिंग कहते हैं। तो वहां पर राज्य सरकारें अपने दल को फायदा पहुंचाने के लिए अपने दल के सदस्य ज्यादा से ज्यादा निर्वाचित हों, इसके लिए वो तिकड़म करते हैं और निर्वाचन क्षेत्रों का अपने स्वार्थ के आधार पर नया परिसीमन करते हैं। और इसको रोकने के लिए अमेरिका में कोई उपाय अभी तक नहीं बना है। इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि न केवल भारत को दूसरे देशों से सीखना चाहिए, अपितु अमेरिका को भी भारत से सीखना चाहिए और एक निर्वाचन आयोग की स्थापना करनी चाहिए। फिर है फिलीबस्टरिंग। फिलीबस्टरिंग क्या है? सीनेट में यदि आप अमेरिकन सीनेट का अध्ययन करेंगे तो आपको लगेगा कि पूरे अमेरिका में यदि कोई संस्था है जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, अच्छे से अच्छे लोग जहां पर बैठते हैं, बुरे से बुरे लोग जहां बैठते हैं, बड़े बड़े तस्कर, बड़े बड़े ब्लैकमेलर्स, बड़े बड़े राजनीतिज्ञ, महान राजनीतिक जहां बैठते हैं, बड़े बड़े रईस लोग जहां पर बैठते हैं, बड़े बड़े साहित्यकार, वैज्ञानिक, ऐसे बड़े बड़े लोग जहां पर बैठते हैं, वो है सीनेट। एक बात और है, लॉर्ड ब्राइस ने एक बार कहा था, सीनेट में कुछ ऐसे भी लोग पहुंच जाते हैं जिन्हें सीनेट में होने की अपेक्षा जेल में होना चाहिए, लेकिन सीनेट है। और सीनेट मतलब पूरे अमेरिका का केंद्र। तो सीनेट में सदस्यों की संख्या 100 है। वहां पर सदस्यों को भाषण देने की स्वतंत्रता है। न केवल भाषण देने की स्वतंत्रता है, अपितु को भी सदस्य कितनी ही देर तक बोले, आप उसको रोक नहीं सकते, टोक नहीं सकते। जबकि भारत में गिलोटिन का प्रयोग किया जाता है चलने वाले वाद विवाद को बंद करने के लिए। लेकिन अमेरिका के सीनेट में होता क्या है, मान लीजिए 2-4 सीनेटरों ने सोच लिया कि अमुक विधेयक को पास होने नहीं देना है, विधेयक को पास नहीं होने देना है, तो ये 4-5 सीनेटर मिलकर के एक ग्रुप बना लेते हैं और एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, चौथा के बाद पांचवा, पांचवा के बाद फिर पहला, इस प्रकार से भाषण देना शुरू करते हैं। और ये भाषण अनावश्यक रूप से लंबा खींचता है और 15-20 दिन तक उसी विषय पर चर्चा चलती रहती है। इसे फिलीबस्टरिंग कहते हैं। मतलब किसी विधेयक को पास होने से रोकने के लिए अनावश्यक भाषण देना, वाद विवाद को लंबा खींचना। और ऐसे भाषणों पर रोक तब लगाई जा सकती है जब सीनेट 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करे, तब जाकर के उस पर वाद विवाद बंद हो सकता है। यह संभव है कि कोई सदस्य किसी पुस्तक को लेकर के वहां पर पढ़ना शुरू कर दे, उसको 200-400 पेज लगातार पढ़ता जाए, आप सीनेटर हैं, सुनिए। तो इसको फिलीबस्टरिंग कहते हैं। इसी प्रकार से वाद विवाद को लंबा खींचा जाता है हाउस ऑफ लॉर्ड्स में, इंग्लैंड में। इंग्लैंड के द्वितीय सदन हाउस ऑफ लॉर्ड्स में, लेकिन हाउस ऑफ लॉर्ड्स में चूंकि सदस्यों की संख्या बहुत कम होती है, इसलिए वहां पर ऐसी कोई परेशानी नहीं होती। फिलीबस्टरिंग का सबसे ज्यादा प्रयोग या दुरुपयोग अमेरिका में होता है। और फिर है लॉग रोलिंग। लॉग रोलिंग क्या है?
अमेरिका में कोई भी प्रस्ताव, विशेष करके सीनेट में, साधारण विधेयक है, उसको सामान्य बहुमत से पास कर देंगे। बाकी उसका 90% काम सीनेट का 2/3 बहुमत से होता है। मतलब कि 100 में 67, 100 में 67 सदस्य सीनेटर जब किसी प्रस्ताव के पक्ष में हो, तब जाकर के वह प्रस्ताव पारित माना जाता है। उसका 90% काम 2/3 बहुमत से होता है और 10% काम साधारण बहुमत से होता है। तो अमेरिका में द्विदलीय पद्धति है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन, और दोनों 19-20 हैं, 20-21 है। दोनों के बीच बहुत ज्यादा गैप नहीं है, मतलब बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, और इनके बीच प्रायः 55 और 45 का अनुपात होता है, या ज्यादा होगा तो 60 और 40 का अनुपात होता है। उससे ज्यादा दोनों के बीच अंतर नहीं होता। लेकिन 2/3 बहुमत चाहिए। 60 सदस्य से किसी दल के भी हो भी गए तो दूसरों दल से जब तक 7 लोगों का समर्थन नहीं मिलेगा तब तक 2/3 बहुमत नहीं मिल पाएगा, कोई प्रस्ताव पारित नहीं हो पाएगा। तो वहां पर चूंकि दलगत अनुशासन उतना कठोर नहीं है जितना भारत आदि देश में देखने को मिलता है, तो इसलिए वहां पर क्या करते, विभिन्न दलों के लोग मिलकर के आपस में गठजोड़ करते हैं कि चलो इस प्रस्ताव को पारित कर देंगे, चलो इस प्रस्ताव को पारित नहीं करते। तो इस प्रकार से लॉग रोलिंग चलता है। एक बार एक कार्टूनिस्ट ने एक कार्टून बनाया था जिसमें मांस का एक टुकड़ा टेबल में रखा हुआ था, उसके चारों ओर 5-6 सदस्य थे। एक सदस्य खा करके एक बार चबा करके उसको रख देता था, दूसरा सदस्य फिर उसको चबाता था, तीसरा सदस्य फिर उसको खाता था, चौथा फिर खाता था, फिर पांचवा। इस प्रकार से आपस में क्रम से ये लोग खाते रहते थे। इसे लॉग रोलिंग कहते हैं। आप इसे सीधे साधे भाषा में समझ सकते हैं। गांव में जो लोग चिलम पीते, गांजा पीते, तो गांजा में एक बार भर दिया, 5, 6, 8, 10 लोग ग्रुप में बैठ जाते हैं और सब कोई एक कस लेकर के आगे बढ़ाते जाते, दूसरे को पास ऑन करते जाते। जैसे चिलम का गांजा खत्म हो जाता है, फिर उसमें भर देते, फिर इनका एकदम दौड़ चलते रहता है। तो इस प्रकार से लॉग रोलिंग, मतलब इनके बीच इतनी आत्मीयता है कि एक ही मांस के टुकड़े को अथवा एक ही चिलम को सबको मिलजुल करके पीते हैं, आपस में भाईचारा बढ़ाते हैं। इसे लॉग रोलिंग कहते हैं। ये अमेरिकन व्यवस्था में इतने परंपराएं हैं और ये सब चलते रहते हैं। फिर है संयुक्त सत्र। संयुक्त सत्र क्या है? जब संसद के दोनों सदनों में, भारत के संदर्भ में देखिएगा, भारत में जब कभी किसी विधेयक के प्रश्न पर दोनों सदनों में मतभेद हो जाए, मतलब लोकसभा ने पास किया, राज्यसभा ने पास नहीं किया, या राज्यसभा ने पास कर दिया, लोकसभा ने पास नहीं किया, दोनों के बीच एक विधेयक के किसी अंश पर मतभेद है, तो राष्ट्रपति भारत में दोनों सदनों का संयुक्त सत्र आमंत्रित करता है 6 महीने के अंदर। उस संयुक्त बैठक में स्पीकर अध्यक्षता करता है और जो विवाद का विषय है उस पर चर्चा होती है। चर्चा होने के बाद मतदान होता है। मतदान में यदि बहुमत मिल गया प्रस्ताव को, उस विधेयक पर, तो विधेयक पारित माना जाता है। इसे संयुक्त सत्र कहते हैं। लेकिन प्रांतों में संयुक्त सत्र नहीं होते। प्रांतों में दोनों सदनों का संयुक्त सत्र यदि होता है तो केवल राज्यपाल का अभिभाषण सुनने के लिए। राज्यपाल का, मान लीजिए किसी प्रांत में 2 सदन है, राज्यपाल का अभिभाषण होना है तो दोनों सदन के सदस्य एक स्थान पर बैठ जाते हैं, और जैसे भाषण समाप्त हुआ, राज्यपाल का अभिभाषण समाप्त हुआ, फिर वो दोनों सदन अपने अपने कमरों, अपने अपने सदनों में चले जाते हैं, दोनों सदनों के सदस्य, और फिर वहां पर कार्यवाही उनकी शुरू होती है। तो प्रांतों में जो संयुक्त अधिवेशन होता है, संयुक्त बैठक होती है, यह केवल राज्यपाल का अभिभाषण सुनने के लिए होती है, बहस या वाद विवाद करने के लिए नहीं होती, किसी विषय पर विचार करने के लिए नहीं होती। लेकिन केंद्र में लोकसभा और राज्यसभा के बीच यदि किसी प्रश्न को लेकर के केवल
विधेयकों को लेकर, साधारण विधेयक अथवा वित्त विधेयक को लेकर के यदि उनके बीच मतभेद है तो मतभेदों को दूर करने के लिए संयुक्त बैठक होती है और वहां पर फिर बहुमत से विषय पर निर्णय होता है। यह संयुक्त सत्र हुआ। फिर आगे है वीटो और पॉकेट वीटो। वीटो और पॉकेट वीटो अमेरिका में राष्ट्रपति के हाथ का सबसे बड़ा हथियार है, सबसे बड़ा हथियार। भारत में भी वीटो और पॉकेट वीटो की अवधारणा है। संविधान में वीटो पॉकेट वीटो का प्रयोग नहीं किया गया, शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, लेकिन जो काम होता है उसे वीटो और पॉकेट वीटो कहा जाता है। क्या है? जब विधेयक दोनों सदनों से पारित हो जाता है तो अंतिम रूप में राष्ट्रपति का हस्ताक्षर लेने के लिए उसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। यदि राष्ट्रपति के पास कितने विकल्प हैं, यदि राष्ट्रपति ने उस पर अपना हस्ताक्षर कर दिए तो विधेयक विधेयक कानून बनकर लागू हो जाता है। एक दूसरा विकल्प, यदि राष्ट्रपति ने उस विधेयक की कुछ व्यवस्थाओं पर अपनी आपत्ति उठाई और आपत्तियों से तो वापस उसको संसद में भेज दिया, क्या है? हस्ताक्षर नहीं करना, आपत्ति उठाना और आपत्ति सहित विधेयक को वापस संसद में भेज देना, इसे वीटो कहते हैं। और जब राष्ट्रपति ऐसे वीटो का प्रयोग करता है किसी विधेयक पर तो संसद के दोनों सदन राष्ट्रपति द्वारा उठाई गई आपत्तियों पर विचार करते हैं और विचार करने के बाद यदि दोनों सदन अलग अलग पास कर देते हैं तब राष्ट्रपति के पास उस पर हस्ताक्षर करने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं होता, राष्ट्रपति को उस पर हस्ताक्षर करना पड़ता है। ये हो गया वीटो। तीसरा है पॉकेट वीटो। यदि मान लीजिए राष्ट्रपति के, भारत के संदर्भ में बता रहा हूं, अमेरिका के संदर्भ में फिर बताऊंगा। भारत के संदर्भ में जब राष्ट्रपति के पास कोई विधेयक भेजा गया तो वह सिग्नेचर कर सकता है या आपत्ति से वापस भेज सकता है या वह अपनी अनुमति को रोक सकता है। कब तक? अनिश्चित काल तक के लिए। आप उससे यह पूछ नहीं सकते कि महामहिम उस विधेयक पर हस्ताक्षर कर दीजिए या आपत्ति उठाइए या हमको वापस करिए। लो, राष्ट्रपति है, वो सर्वे सर्वा है, तो वह रोक सकता है। अनिश्चित काल तक के लिए उसको दबा कर बैठ सकता है, न तो सिग्नेचर करता है न सिग्नेचर करने से इनकार करता है, न अनुमति देता है न अनुमति देने से इनकार करता है। उसे पॉकेट वीटो कहते हैं। मतलब विधेयक राष्ट्रपति की जेब में रह गया है, जेब में पड़ा हुआ है, कब तक पड़ेगा, कब तक पड़ा रहेगा, कोई भरोसा नहीं, उसे पॉकेट वीटो कहते हैं। अमेरिका में वीटो और पॉकेट वीटो राष्ट्रपति के हाथ का सबसे बड़ा हथियार है। भारत में अभी तक वीटो की धमकी दिया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हिंदू कोड बिल पारित करने के संदर्भ में, लेकिन वीटो का प्रयोग नहीं किया था। एक दूसरा, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने वीटो का प्रयोग किया था लाभ के पद संबंधी विधेयक पर, जिसे यूपीए की सरकार ने पारित करके राष्ट्रपति के पास भेजा था। और वीटो का प्रयोग किया था और पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था ज्ञानी जैन सिंह ने डाक तार संशोधन या मानहानि विधेयक पर, जिसे राजीव गांधी सरकार ने पास किया। तो भारत में अभी तक केवल एक एक घटनाएं हुई, लेकिन अमेरिका में राष्ट्रपति 4 साल के कार्यकाल में सैकड़ों की संख्या में वीटो और पॉकेट वीटो का प्रयोग करता है। यदि राष्ट्रपति ने वीटो का प्रयोग किया, कांग्रेस के दोनों सदनों ने पास किया, राष्ट्रपति के पास भेजा, राष्ट्रपति ने सिग्नेचर कर दिया, विधेयक कानून बनकर लागू हो गया। लेकिन मान लीजिए राष्ट्रपति 10 दिन के अंदर, उसके बाद टाइम है 10 दिन के अंदर यदि वह अपनी आपत्तियों से तो वापस भेज देता है विधेयक को संसद के दोनों सदनों में, कांग्रेस के दोनों सदनों में, तो दोनों सदन राष्ट्रपति द्वारा उठाई गई आपत्तियों पर विचार करने के बाद उसे 2/3 बहुमत से पास करते हैं। पहले पास किया था साधारण बहुमत से, चूंकि राष्ट्रपति ने वीटो कर दिया इसलिए 2/3 बहुमत से पास करना आवश्यक है। और ऐसे ही
10, 20, 25 विधेयक पर 2/3 बहुमत नहीं मिल पाता, विधेयक रद्द हो जाता है। तो वीटो राष्ट्रपति का हक का बहुत बड़ा अधिकार है। इसी प्रकार से जब कांग्रेस का अधिवेशन का समय अंतिम समय की ओर बढ़ते जाता है, मतलब कि कांग्रेस अपने अधिवेशन के अंतिम तिथियों में धड़ाधड़ विधेयक पास करते जाती है और राष्ट्रपति के पास भेजते जाती है। तो मान लीजिए अंतिम समय में उसने 4 से 8, 10, 15, 20 विधेयक पास करके भेज दिया राष्ट्रपति के पास। यदि राष्ट्रपति ने 10 दिन के अंदर उस पर सिग्नेचर नहीं किया, उस पर आपत्ति भी नहीं उठाई, और इस 10 दिन के पहले यदि कांग्रेस का सत्र समाप्त हो जाता है, अधिवेशन स्थगित हो जाता, समाप्त हो जाता है, राष्ट्रपति ने सिग्नेचर भी नहीं किया, आपत्ति भी नहीं उठाई, और इधर कांग्रेस का अधिवेशन भी खत्म हो गया, तब उसे पार्टी के वीटो करते हैं, मतलब विधेयक पूरी तरह से खत्म हो जाता है। यदि विधेयक को दोबारा पास करके भेजा गया राष्ट्रपति के पास तब होगा, और संसद और कांग्रेस के पास इतना समय नहीं है कि उस विधेयक को, जैसे राष्ट्रपति ने कभी पॉकेट वीटो किया था, दोबारा उस पर विचार करेंगे, फिर पास करें, फिर राष्ट्रपति के पास भेजे, ऐसा बहुत कम होता है। तो अमेरिका में राष्ट्रपति के हाथ में वीटो और पॉकेट वीटो बहुत बड़ा हथियार बन गया है। इसी के साथ आज की चर्चा समाप्त होती है। अपना कमेंट्स करिए और यह भी बताएंगे आप कि और यदि कोई ऐसा शब्द छूट गया है, आगे भी इस पर चर्चा और होगी, आगे और भी कुछ बिंदु हैं जिन पर चर्चा होगी। यदि इन सभी बिंदुओं पर चर्चा करने के बाद आपको लगता है कि कोई तकनीकी शब्द और छूट गया है, तो आप कमेंट्स में जरूर कर सकते हैं। उस कमेंट्स में जैसा आपकी सूचना मिलेगी उसके ऊपर फिर से चर्चा हो सकती है। आप सब धन्यवाद।